हेलो क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। इससे पहले हमने समान गति, असमान गति, इन सब के बारे में ग्राफ किस प्रकार से बनता है उसको देखा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। आप रेसिंग कार और सड़क पर चलने वाली कार में सामान्यतः क्या अंतर देख पाते हैं? रेसिंग कार क्या होता है और जो सड़क पर चलने वाली कार, इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो रेसिंग कार क्या होती है, उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन जो सड़क पर चलने वाली जो कार होती है उसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी को बताया जा रहा है। इन दोनों में, रेसिंग कार और सड़क पर चलने वाली कार में एक मुख्य अंतर यह है कि जो रेसिंग कार होती है उसकी चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। रेसिंग कार की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा मुख्य अंतर यह है कि रेसिंग कार का पिकअप ज़्यादा होता है। पिकअप का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। पिकअप यह बताता है कि कार की चाल कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से वो क्या है, चाल बढ़ रही है, उसको कौन बताता है, हमें पिकअप। ठीक है, तो इसके लिए तकनीकी शब्द हम त्वरण का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे त्वरण को समझते हैं। यहाँ पे देखो सारणी क्रमांक 6, बस ए व बी का वेग परिकलन। तो यहाँ पे जो मान दिया गया है वो सारणी 1 से लिया गया है। सारणी 1 से इस मान को रखा गया है। ठीक, तो यहाँ पे सारणी 1 जो है उसके मान को यहाँ पे रखा गया है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि देखो बस ए का जो वेग है, वेग यहाँ पे जो लिखा है वो है वेग। तो बस ए का वेग क्या है, समान समय अंतराल में समान है। लेकिन जो बस बी का वेग है समान समय अंतराल में 15 मिनट, समय हमेशा यहाँ पे 15 मिनट ही दिया गया है। तो यहाँ पे बस बी का जो वेग है 8.89, 13.39, मतलब परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम एक नई अवधारणा से व्यक्त करते हैं। वो क्या है, यहाँ पे देखते हैं। बस बी की गति के दौरान विभिन्न समय में वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। अतः अब हमें बस बी के वेग में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए एक नई राशि के बारे में जानना होगा। बस के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाती है। ठीक है, बस के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल को। तो यहाँ पे देखो, यदि एक वस्तु u वेग से चल रही है, कोई वस्तु है जो u वेग से चल रही है, ठीक है, तो कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है, उसका वेग v हो जाता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, कोई वस्तु u वेग से चल रही है और क्या होता है, कुछ समय, तो समय कितना है यहाँ पे, t समय है। t समय पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो त्वरण क्या हो जाएगा तो देखो, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। यहाँ पे वेग पहले u था, उसके बाद v हो गया, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, v माइनस u। समय अंतराल कितना है, यहाँ पे t बोला गया है, तो इसी कारण यहाँ पे t लिखा गया है। और जो त्वरण होता है उसको हम a से डिनोट करते हैं। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं, a से। तो a बराबर क्या हो गया, v माइनस यू अपॉन t। कोई वस्तु u वेग से चल रही थी, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। तो इसी कारण वेग में परिवर्तन को v माइनस यू, वेग में परिवर्तन को v माइनस यू और समय अंतराल को यहाँ पे t लिखा गया है। ठीक है, तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे a त्वरण को दर्शा रहा है। त्वरण को संकेत a से दर्शाते हैं। इसका मात्रक, जो SI मात्रक होता है त्वरण का, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, समय बढ़ रहा है और मान लेते हैं कोई कार जो है समान स्पीड से चल रही है, तो कुछ समय पश्चात उसका वेग बढ़ रहा है। ठीक है, 5 मिनट बाद उसका वेग और बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, वस्तु का जब वेग बढ़ता है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा उसको धनात्मक त्वरण कहेंगे। ठीक है, जब वस्तु का वेग बढ़े
ठीक है। जब वस्तु का वेग बढ़ता है तो वहाँ पे जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम लोग धनात्मक त्वरण कहेंगे। और जब समय के साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। ठीक है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है तो उससे धनात्मक त्वरण, और जब समय के साथ वस्तु का वेग कम हो रहा है तो उसे ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन कहेंगे। ठीक। अब देखेंगे गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से गति करती है तो एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब निश्चित समय अंतराल के बाद वस्तु के वेग भी त्वरण a तथा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है। इसे गति के समीकरण से हम लोग जान सकते हैं। यहाँ पे गति के 3 समीकरण दिए गए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक। यहाँ पे जो v दिख रहा है आपको वो क्या है, वेग है। यहाँ पे u दिख रहा है वो भी क्या है, वेग है। यहाँ पे जो a लिखा है वो क्या है, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है। a क्या है, त्वरण है। यहाँ पे a क्या है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम मतलब समय। ठीक। और यहाँ पे जो s दिख रहा है वो क्या है, विस्थापन को दर्शा रहा है। यहाँ पे u जो है वेग को दर्शा रहा है, t टाइम मतलब समय को, और ये हाफ मतलब आधा है, और a क्या है, त्वरण है, t क्या है, टाइम मतलब समय है। ठीक है। यहाँ पर v क्या है, वेग है। ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा यहाँ पे कौन क्या क्या है। ठीक है। अब देखते हैं गति का पहला समीकरण, मतलब v बराबर u प्लस at। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं गति का पहला समीकरण किस प्रकार से निकलता है। ठीक है। यहाँ पे देखो गति का पहला समीकरण को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। मतलब कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है। t समय पश्चात, ठीक है, t समय पश्चात उसका वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक है। t समय पश्चात उसका वेग बढ़ जाता है और क्या हो जाता है, v हो जाता है। v को हम लोग यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमें बिंदु B मिला है वहाँ पे हमने एक सीधा लाइन खींचा है और यहाँ पे हमने B मान रख दिया है। ठीक। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है। t समय पश्चात उसका वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, उसका वेग बढ़ करके v हो जाता है। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग क्या है, v है। यहाँ पे देखो बिंदु B है। बिंदु B से जैसे ही हम लोग एक सीधा लाइन खींचते हैं, सीधा लाइन इसलिए खींचते हैं ताकि हमें यहाँ पे त्रिभुज प्राप्त हो सके। ठीक है। तो यहाँ से हमने सीधा लाइन खींचा और यहाँ पे B के सीध में हमें बिंदु V प्राप्त हुआ जो क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है। ठीक। तो यहाँ पे देखो BC बराबर क्या हो जाता है, BC बराबर V माइनस U हो जाता है। ठीक। BC बराबर क्या होता है, V माइनस U। ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो त्वरण क्या होता है, A बराबर क्या होता है, मतलब A क्या है, यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन कौन सा है हमारा, यहाँ पे वस्तु v होती है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है, कुछ समय पश्चात वस्तु का वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, v हो जाता है। तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन जो है आपका bc है। bc क्या है, वेग में परिवर्तन को दर्शा रहा है, इसी कारण यहाँ पे bc लिखा गया है। उसके बाद नीचे में क्या आता है, a बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो समय अंतराल क्या है हमारा, ac। यहाँ पे देखो समय लिखा है तो ac हमारा क्या है, समय है, तो इसी कारण यहाँ पे AC लिखा गया है।
ठीक है। अब ए सी को हम लोग ओ डी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके समांतर में क्या है, ओ डी है हमारा, तो इसी कारण ए सी की जगह में यहाँ पे ओ डी लिखा गया है। ठीक, अब देखो बी सी बराबर क्या है, बी सी बराबर भी माइनस यू होता है, तो यहाँ पे बी सी की जगह में हम लोग भी माइनस यू यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ए बराबर बी सी की जगह में भी माइनस यू को रखे हैं और ओ डी बराबर क्या होता है, हमारा टाइम होता है, टी होता है, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब क्या करेंगे, ए का टी से गुणा करेंगे तो ए टी आ गया, ए टी बराबर भी माइनस यू यहाँ पे आ गया। ठीक, अब क्या होता है, जो u होता है u का पक्षांतर इधर की तरफ करेंगे। ठीक है, u का पक्षांतर इधर करेंगे तो जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है और t समय पश्चात उसका वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, v हो जाता है। जो बिंदु A पर वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है और बिंदु B पर वस्तु का अंतिम वेग v होता है ना। यहाँ पे जो बिंदु B मिली है उसके सीध में हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे तो यहाँ पे हमें अंतिम वेग प्राप्त हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ पे बी सी बराबर क्या मिल जाता है हमें, बी सी बराबर भी माइनस यू। ठीक, बी सी बराबर भी माइनस यू मिल जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन। यहाँ पे देखो ए क्या है, आपका त्वरण है और ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, समय अंतराल। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन क्या है, यहाँ पे बी सी क्या है, आपका वेग में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, और यहाँ पे ए सी जो है समय अंतराल को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखो समय लिखा है, ए सी क्या है, आपका समय अंतराल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे समय अंतराल में क्या आ जाएगा, आपका ए सी। ठीक, अब यहाँ पे देखो ए सी के समानांतर में क्या है, आपका ओ डी, तो ए सी की जगह में हम लोग ओ डी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बराबर तो बी सी ही होगा और ए सी की जगह में हम लोग ओ डी रख सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं ए बराबर क्या आ गया हमारे पास, ए बराबर बी सी और ओ डी मिला है ना। तो ए बराबर बी सी का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, भी माइनस यू रख सकते हैं, और ओ डी क्या है, ओ डी क्या है, आपका टाइम है, समय अंतराल को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, टी आ जाएगा। अब यहाँ पे टी का गुणा ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी बराबर भी माइनस यू। ठीक, अब क्या होगा, जब u का पक्षांतर करेंगे तो u ए टी के साथ आ जाएगा, u का पक्षांतर करेंगे तो u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, u प्लस ए टी बराबर v। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये क्या है, आपका गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक, अब देखते हैं गति का दूसरा समीकरण। अब गति का दूसरा समीकरण देखते हैं, एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल यहाँ पे निकालते हैं, जो कि किसके बराबर होगा, विस्थापन की। ठीक है, विस्थापन जिसे हम लोग एस से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका दूसरा समीकरण है, यहाँ से आपका दूसरा समीकरण स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की दूरी होती है उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन। तो यहाँ पे विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी। ठीक है, ओ ए बी डी, यहाँ पे क्या है, ये है आपका विस्थापन। ठीक है, ये आकृति आपके विस्थापन को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए बी डी। ठीक, तो विस्थापन बराबर आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखो विस्थापन बराबर क्या है, OABD। ये यहाँ पे जो पूरा क्षेत्रफल है वो क्या है, आपके विस्थापन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी कारण विस्थापन बराबर OABD का क्या हो गया है, क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, तो OABD का क्षेत्रफल बराबर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, OA जो BD यहाँ पे जो रेखा बना हुआ है वो आयत और त्रिभुज के मिलने से बना है। तो यहाँ पे देखो OABD का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज और आयत के मिलने से बना है। तो यहाँ पे आयत कौन सा है, OACD। ये क्या है, आपका आयत है, ये क्या है, आयत को दर्शाया। तो OACD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है, ABC। ये क्या है, आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखते हैं यहाँ पे आयत में लंबाई कौन सी है आपकी, OA। लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, हाफ लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे देखो लंबाई कौन सी है, OA क्या है, आयत में OA आपकी लंबाई हो गई और चौड़ाई कौन सी हो गई, OD प्लस हाफ, इसमें लंबाई कौन सी हो गई, BC। त्रिभुज में लंबाई हो गई आपकी BC और AC क्या हो गई, चौड़ाई। AC, ठीक। तो अब देखते हैं OA। तो OA क्या है, OA क्या है, यहाँ पे U है और OD क्या है, T है। तो UT हो गया प्लस हाफ। यहाँ पे देखो BC क्या है, BC बराबर V माइनस U है। तो यहाँ पे V माइनस U हो जाएगा। और AC क्या है, यहाँ पे AC और OD क्या है, दोनों ही T है। AC बराबर भी T होगा और OD बराबर भी T होगा। तो ये आ गया। तो यहाँ पे V माइनस U बराबर क्या हो जाएगा, AT। ये हमें कहाँ से मिला है, गति का जो प्रथम समीकरण है उसमें हमने देखा है, गति का प्रथम समीकरण में V माइनस U बराबर क्या होता है, AT। तो इसी को हम लोग अब यहाँ पे गति का जो दूसरा समीकरण है उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, V माइनस U बराबर AT। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, UT प्लस हाफ और क्या है, V माइनस U बराबर हो जाएगा आपका AT। और यहाँ पे जो ये है आपका गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे बचा है आपका AT। ठीक, ये भी आपका गुणा का चिन्ह है। अब यहाँ पे सभी S बराबर है, मतलब त्वरण को दर्शा रहा है। ठीक है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, UT प्लस 1/2 और AT का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो मिला है ये है आपका गति का दूसरा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, S बराबर UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, यह है गति का दूसरा समीकरण। और इससे पहले हमने जो देखा था V बराबर U प्लस AT, वो था गति का पहला समीकरण। अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण, अब देखते हैं गति का तीसरा समीकरण। तो यहाँ पे भी यही वाला जो ग्राफ है वही आएगा। तो यहाँ पे देखो OABD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। OABD क्या है, OABD एक समलंब चतुर्भुज है। तो S बराबर क्या हो जाएगा, S बराबर समलंब चतुर्भुज OABD का क्षेत्रफल। यहाँ पे OABD एक समलंब चतुर्भुज है तथा S बराबर, S क्या है आपका विस्थापन। S क्या है विस्थापन। विस्थापन में यहाँ पे जितना भी क्षेत्रफल ग्राफ ने लिया है उसको हम लोग दर्शा रहे हैं। तो S बराबर क्या हो जाएगा, OABD का क्षेत्रफल।
ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं ओ ए बी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक, तो इस बराबर क्या हो जाएगा, इस जो आपका विस्थापन को दर्शा रहा है, इस बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज मतलब ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो विस्थापन बराबर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस बराबर हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योगफल। चतुर्भुज की समानांतर भुजा का क्षेत्रफल, चतुर्भुज की समानांतर भुजा का योगफल गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे चित्र में जो है आपका ओ ए बी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, तथा क्या हो जाएगा, जो विस्थापन है, विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का इस बराबर क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने देखा ओ ए बी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पे समलंब चतुर्भुज मतलब विस्थापन बराबर हो जाएगा हाफ चतुर्भुज की समानांतर भुजा का योगफल प्लस गुणित ऊंचाई। तो ग्राफ में देखते हैं चतुर्भुज की समानांतर भुजा कौन कौन सी है। यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका चतुर्भुज, ये जो है ये क्या है आपका चतुर्भुज मतलब ओ ए बी डी, ओ ए बी डी ये क्या है आपका चतुर्भुज। और यहाँ पे बी डी के समानांतर क्या है, ए और ओ। ठीक है, बी डी के समानांतर क्या है, ए और ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्भुज की समानांतर भुजा का योगफल। चतुर्भुज की समानांतर भुजा का योगफल मतलब ओ ए प्लस बी डी। ठीक है, ये है चतुर्भुज और समानांतर भुजा है बी डी और ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एस बराबर हाफ समानांतर भुजा कौन कौन सी है, ओ ए प्लस बी डी गुणित यहाँ पे क्या दिया है आपका ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई क्या है आपकी, यहाँ पे ये दोनों तो हो गई समानांतर भुजा और यहाँ पे जो ओ डी दिख रहा है वो है आपकी ऊंचाई। ठीक, ओ डी क्या हो गई आपकी ऊंचाई, ओ डी क्या हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस बराबर हाफ ओ ए बराबर क्या है यू प्लस ओ ए क्या है, हमने इससे पहले भी देखा था, ओ ए जो होता है यू होता है ना, ओ ए क्या होता है यू होता है, तो ओ ए क्या है आपका यू है। ठीक, और बी डी क्या है, बी डी क्या है आपके वी को दर्शा रहा है, बी डी क्या है वी है और ओ ए क्या है यू है। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे, ओ ए क्या है यू है प्लस बी डी क्या है वी है और ओ डी क्या है, वो तो टाइम है, ओ डी क्या है समय टाइम है। ठीक, तो ओ डी की जगह में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, अब गति का जो पहला समीकरण है वहाँ से हमें टी का मान मिल जाएगा। तो गति के पहला समीकरण में क्या था, हमें पता है क्या पता है, ए बराबर क्या होता है, भी माइनस यू प्लस बटा टी होता है। त्वरण बराबर होता है भी माइनस यू बटा टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर टी का पक्षांतर ए की जगह में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी बराबर भी माइनस यू। तो टी के स्थान पर आपका ए आ जाएगा, टी ए की जगह में और ए टी की जगह में। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें टी का मान मिल गया। ठीक, तो टी की जगह में क्या रखेंगे, भी माइनस यू अपॉन ए।
तो यहाँ पे ये हो गया s बराबर 1/2 v प्लस u, और t की जगह में क्या हो जाएगा, t की जगह में हो जाएगा v माइनस u अपॉन a। ठीक, अगर इनका आपस में गुणा करें तो क्या हो जाएगा, s बराबर यहाँ पे u प्लस v का गुणा v माइनस u से करते हैं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इन सभी का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से करेंगे तो उतना ही मान आएगा, है ना, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। यहाँ पे v माइनस यू का गुणा u प्लस v से करते हैं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया, और 2 का गुणा a से करते हैं तो 2a आ गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर u का पक्षांतर कर देंगे इधर की तरफ तो क्या हो जाएगा, 2as प्लस ये जो माइनस है वो प्लस में प्लस हो जाएगा, यहाँ आएगा तो u स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये है आपका गति का तीसरा समीकरण। ठीक, ये क्या है आपका गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा। अब आगे देखते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, हम जानते हैं जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है, मतलब जब किसी वस्तु को गति करवाई जाती है तो क्या होता है, उसका जो वेग होता है, उसका वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यह वेग में परिवर्तन किस तरह से हो सकता है, वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन यहाँ पे 3 तरीके से हो सकता है। पहला क्या है, पहला ये हो सकता है वस्तु के वेग के परिमाण में परिवर्तन हो। जो वस्तु का जो वेग है, वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और गति की दिशा क्या होती है, नियत रहती है, मतलब गति की दिशा बदलती नहीं है। दूसरा ये हो सकता है वेग का जो मान है, वेग का परिमाण मतलब वेग का मान क्या हो, नियत हो, किंतु दिशा में परिवर्तन हो। वेग क्या हो, समान हो, लेकिन उसकी दिशा क्या हो, वो बदल रही हो। तीसरा क्या है, वेग का परिमाण मतलब वेग का जो मान है, वेग का मान और वस्तु की गति की दिशा, वस्तु जो है वो गति कर रही है, उसकी दिशा वो भी क्या हो रही है, दोनों परिवर्तित हो रही है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जब किसी वस्तु को गति करवाई जाती है तो वहाँ पे 3 स्थितियाँ हमें दिखाई पड़ती है। कौन कौन सी स्थिति, पहला ये है वस्तु का जो मान है हर बार वो परिवर्तित हो रहा है, या फिर ये हो सकता है गति की दिशा क्या हो रही हो, एक समान हो रही हो। दूसरा ये हो सकता है वस्तु का जो मान हो वो तो नियत हो, लेकिन जो वस्तु है उसकी दिशा क्या हो, हर बार बदल रही हो। तीसरा ये है जो वेग का जो मान है और वस्तु की जो दिशा है वो दोनों क्या हो रही हो, परिवर्तित हो रही हो। ठीक है, तो ये स्थितियाँ हमें दिखाई पड़ सकती हैं। तो वृत्तीय गति होता क्या है, यहाँ पे देखो वृत्तीय गति होता क्या है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे है कोई वस्तु है इस वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। अब यहाँ पे देखो, जब इस मार्ग पर, इस गोलाकार मार्ग पर जब कोई वस्तु गति करेगी तो उसकी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होगी। पहले इधर, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर करके उसके दिशा क्या हो रही है, हर बार परिवर्तित हो रही है। तो वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति में वस्तु की जो दिशा होती है हर बार क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक, वृत्तीय गति का उदाहरण है धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना। धावक का वृत्तीय मार्ग पर दौड़ना क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। पंखे का घूमना, ये भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। घड़ी की सुइयों का घूमना, ये भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है ना। पृथ्वी द्वारा सूर्य का
चक्कर लगाना भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। ठीक है, तो वृत्तीय गति क्या है और उसके उदाहरण को आप लोग लिखिएगा। यहाँ पे गति के तीनों नियम मतलब तीनों समीकरण का बताया गया है। गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। ठीक है।